आज हम बात कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट के अंदर होने वाली रोटेटर कफ की इंजरी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा डिस्कशन शोल्डर जॉइंट से जुड़े हुए पेन के बारे में होगा। शोल्डर जॉइंट में जो पेन होता है उसके साथ बड़ी त्रासदियां हैं। ये दिक्कत है कि ज़्यादातर केसेस में उनकी डायग्नोसिस ही नहीं बन पाती है। डायग्नोसिस का नाम होता है तो ज़्यादातर केसेस में बोलते हैं कि आपका फ्रोज़न हो गया है, शोल्डर फ्रोज़न हो गया है, मूवमेंट नहीं आ रहे हैं और एक्सरसाइज कराइए। पेशेंट एक्सरसाइज कराता रहता है, मेडिसिन खाता रहता है लंबे समय तक, बट कोई रिलीफ नहीं आती। फिर दोबारा डॉक्टर के पास आते हैं, फिर वो कहते हैं एमआरआई करा के लाइए। फिर एमआरआई में कुछ चीज़ें निकल के आती हैं और कुल मिला के पेशेंट एक लंबे समय तक परेशान रहता है। तो आज हम बात कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट के अंदर होने वाली रोटेटर कफ की इंजरी के बारे में। रोटेटर कफ जो है, एक जैसे नाम से पता चल रहा है कि वो रोटेशन करने के लिए मसल का एक कफ है, जिसमें 4 मसल्स मिलके उस रोटेटर कफ को बनाती हैं। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। सबस्कैपुलरिस आगे की तरफ है, बाकी तीनों पीछे से ह्यूमरस बोन के ऊपर, इस बोन के ऊपर आके अटैच हो जाती हैं। तो ये जो पूरा कफ है, अगर वो किसी वजह से इंजर्ड हो जाता है, यंग पेशेंट में तो ज़्यादातर केसेस में उनके गिरने से, ट्रॉमा लगने की वजह से, चोट लगने की वजह से ये मसल के अंदर रप्चर होता है। और जो एल्डरली पॉपुलेशन होती है, 60 प्लस की होती है, उनके अंदर वियर एंड टियर एज के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार तो उनके अंदर नेचुरली नॉर्मली हो जाता है एज होने के साथ साथ और चीज़ें चलती रहती हैं। प्रॉब्लम तब आती है कि जब उसमें शोल्डर जॉइंट के अंदर पेन होने लगता है और वीकनेस आने लगती है। पेन होगा नॉर्मली शोल्डर के पीछे वाले इस पार्ट में पेन होता है रोटेटर कफ की इंजरीज़ के अंदर और रोटेटर कफ के टियर के अंदर, और पेन के साथ साथ उनको वीकनेस होती है कि वो शोल्डर को उठा नहीं पाते हैं, चीज़ों को कैरी नहीं कर पाते हैं, मूवमेंट नहीं आ पाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपने लोकेशन देख ली है, पेन का सिम्टम हो गया है। अब एज की बात है कि एज में हमने बोला ही है कि यंग पेशेंट के अंदर कोई ना कोई ट्रॉमा होता है, उसके बाद रोटेटर कफ जाती है। एल्डरली के अंदर ये नॉर्मली प्रेजेंट हो सकती है किसी दूसरे शोल्डर पेन के साथ भी। अब अगर रोटेटर कफ में टियर है, एक कफ है, तो उस कफ की अगर पार्शियल थिकनेस टियर है तो कई बार मेडिसिन से बात बन जाती है लंबे समय तक। आप कुछ मेडिसिन्स होती हैं और उनके साथ साथ आपकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल मेंटेन रह पाती है। पर कई बार क्या होता है कि वो कफ के अंदर टियर कंप्लीट है, आप मेडिसिन पे मेडिसिन सालों साल खाए जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किसी भी मेडिसिन को लंबे समय तक खाने के बाद। कैसे कहेंगे कि ये टियर हल्का है या बड़ा है? तो इसका एक क्लासिफिकेशन है। अगर टियर माइल्ड होता है तो 1 सेंटीमीटर का टियर होगा, जो कि एमआरआई से पता लगता है। अगर उससे बड़ा टियर होता है तो वो 1 to 3 सेंटीमीटर का होगा, और बड़ा टियर होता है तो वो 3 से 5 सेंटीमीटर का होगा, लार्ज टियर बोलते हैं। और बहुत बड़ा टियर होगा 5 सेंटीमीटर से बड़ा, जिसे हम मैसिव टियर बोलते हैं। तो एक्सरे से करा के हम बहुत सारे केसेस में पेशेंट इंसिस्ट करते हैं। एक्सरे से हमें कुछ आइडिया मिलता है जब हम ट्रू एपी एक्सरे कराते हैं, थोड़ा सा रोटेशन के साथ, 45 डिग्री के इंक्लिनेशन के साथ। उसमें हम देखते हैं कि एक एक्रोमियन बोन होती है और ह्यूमरस बोन के बीच में एक नॉर्मल डिस्टेंस होता है 7 to 14 mm का, जो कि रोटेटर कफ की इंजरी में लेस हो जाता है। तो वो डिस्टेंस कम हो जाता है, तो उससे हमें एक्सरे से ही इस चीज़ की जानकारी मिल जाती है। बट सही पुख्ता जानकारी मिलती है एमआरआई के साथ में। उसके साथ साथ कई और पहलू के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है कि अगर ये ओल्ड इंजरी है तो ओल्ड इंजरी के अंदर उसके अंदर चेंजेस दिख जाएंगे, फैटी इन्फिल्ट्रेशंस दिख जाते हैं, एट्रोफी दिख जाती है मसल की, उसके चारों ओर फ्लूइड का कलेक्शन दिख जाता है अलग अलग सेक्शंस में। तो ये पता लग जाएगा कि इट्स ए ओल्ड इंजरी। कई बार ओल्ड इंजरी में सर्जिकल इंटरवेंशन करने का फ़ायदा नहीं होता है। अगर मसल ऑलरेडी एट्रोफिड होती है तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो वो प्रोग्नोसिस हमें पेशेंट को बतानी होती है, क्योंकि अगर हम सर्जरी करने जा रहे हैं और पेशेंट को उतना फ़ायदा ना हो तो उनका क्वेश्चन भी वाजिब है। तो ये चीज़ें इस चीज़ से डिसाइड होती है एमआरआई से। बट एमआरआई ही नहीं कि आप क्या एकदम से शोल्डर पेन होगा एमआरआई कराएंगे। यहाँ रोल आता है टेस्ट का कि हर शोल्डर में होने वाला पेन रोटेटर कफ का टियर नहीं होता है। और भी डिजीज़ होती हैं, जैसे कि इम्पिंजमेंट की कंडीशंस होती है, जिसमें हम नीर टेस्ट से इम्पिंजमेंट का पता लगा लेते हैं, या हॉकिंस टेस्ट से हम इम्पिंजमेंट का पता लगा लेते हैं। ये स्पेसिफिक मोशन है जो हम टेस्ट करते हुए करते हैं, या मसल की हम टेस्टिंग करके देखते हैं कि एबडक्शन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, सुप्रास्पाइनेटस काम कर रही है नहीं कर रही है। एम्प्टी कैन टेस्ट करके देखते हैं सुप्रास्पाइनेटस की टेस्टिंग के लिए। ये डिफरेंट टेस्ट हैं जिसमें बहुत सारी जानकारी आपको एमआरआई कराने से पहले ही पता चल जाती है, अगर आपने इन टेस्ट को सही तरीके से किया है। हॉर्न ब्लोअर टेस्ट होता है, उसके अलावा
लिफ्ट ऑफ और बेली प्रेस टेस्ट होते हैं। ये अलग अलग रोटेटर कफ के पार्ट के बारे में बता देते हैं। एक्सटर्नल रोटेशन टेस्ट होता है। तो हम इन टेस्ट को पहले परफॉर्म करते हैं और उससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम रोटेटर कफ की है या नहीं है। कई बार बॉनी प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे यहाँ पे एक जॉइंट होता है एसी जॉइंट, जिसको हम टेस्ट करते हैं, एडक्शन टेस्ट करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि प्रॉब्लम यहाँ है। कई बार एसी जॉइंट की प्रॉब्लम और रोटेटर कफ की एल्डरली में दोनों हो सकती हैं। तो ये सही डायग्नोसिस बनाना ही सारा का सारा गेम प्लान है। इसके साथ ही आप सही तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे। तो आपने एमआरआई करा के देख लिया। एमआरआई के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एमआरआई बहुत ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट देती है कि आप नॉर्मल भी होंगे तब भी एमआरआई इतनी सेंसिटिव होती है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग वो ले आती है। तो आप स्पाइन में कराएं या शोल्डर में कराएं, एमआरआई ओवर डायग्नोस करती है। मतलब आपको हो सकता है वो प्रॉब्लम ना हो, बट एमआरआई में कुछ ऐसा दिख जाए और आपके माइंड में वही प्रॉब्लम कि हाँ मैंने एमआरआई कराया था, उसमें ये चीज़ें मेरी आ रही थी। तो आप डॉक्टर के पास हमेशा जाते हुए यही बातें करेंगे। पार्शियल टीयर, अगर पार्शियल थिकनेस टीयर है तो हम हमेशा मेडिसिन से शुरुआत करते हैं। मेडिसिन के अंदर हम रेस्ट के लिए बोलते हैं, कुछ एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस कराते हैं, साथ में इंजेक्शंस भी होते हैं स्टेरॉइड के कुछ केसेस के अंदर। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स, एनएसएड्स देते हैं, एंजाइम्स देते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट से बहुत सारे केसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट मिलता है। बट अगर पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम है कि मेडिसिन्स भी चल रही हैं, सब कुछ होने के बाद भी उसको रात को सोते हुए दर्द हो रहा है, नाइट पेन होना रोटेटर कफ की सिवियरिटी को बताता है कि पेशेंट को नाइट के टाइम भी पेन हो रहा है। तो वहाँ बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हमें इन्वेस्टिगेट करा के उसमें देखना पड़ेगा कि टीयर कौन सी ग्रेड का है, लो है, मॉडरेट है, सीवियर है या मैसिव टीयर है। और अगर वो यंग पेशेंट है तो हमेशा उनको ऑफ़र करना चाहिए कि वो उस चीज़ को ठीक किया जाए, क्योंकि अभी पूरी लाइफ बची हुई है। और अगर एक चीज़ टीयर पड़ी हुई है, टूट के अलग पड़ी हुई है, जो अपने आप से आके जुड़ने वाली नहीं है, तो वहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन बनता है। और एक यंग पेशेंट का ये राइट बनता है कि वो ठीक तरीके से अपनी लाइफ में आगे से काम करे। और एमआरआई में हम देख लेते हैं, एमआरआई के साथ साथ हम जब चेक करते हैं तो हम क्लिनिकली भी जब पेशेंट को देखते हैं कि उसके पीछे की तरफ ग्रूव्स होते हैं, यहाँ बैक साइड में सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस के, कि क्या वहाँ दूसरे साइड के मुकाबले मसल की एट्रॉफी हो रखी है। क्योंकि मतलब अगर आपने डिसयूज एट्रॉफी हो गई, ये क्या चीज़ होती है कि आप पेन की वजह से काम ही नहीं कर रहे हैं उस शोल्डर से, तो धीरे धीरे उस जगह की मसल वीक हो जाती है। और अगर आप लंबे समय तक इसे टालते रहे तो मसल इतनी वीक हो जाएंगी कि आपने रिपेयर कर दिया तो आपका सिर्फ पेन जाएगा, फंक्शन उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो मसल एट्रॉफी को देखना बहुत ज़रूरी है। एमआरआई में जो हम देखते हैं फैटी इन्फिल्ट्रेशन और मसल की एट्रॉफी। दूसरा, वो टेंडन जो टूट के गया है वो कितना पीछे खिसक गया है, कि मैसिव टेयर में अगर वो बहुत पीछे खिसक गया है तो उसको बहुत आगे तक खींच के लाना पॉसिबल नहीं होता है। आजकल जो सर्जरी होती है, हम दूरबीन से आर्थोस्कोप के थ्रू जाते हैं और इस पार्ट को वापस कैच करते हैं, बोन के एंकर्स के साथ उसको शोल्डर में फिक्स कर देते हैं, और जिससे काफ़ी अच्छे फंक्शंस आ जाते हैं अगर सही सेलेक्टेड पेशेंट हो। तो शोल्डर जॉइंट के सारे पेन जो हैं फ्रोजन शोल्डर नहीं होते हैं, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनके क्लिनिकल टेस्ट होते हैं। हमेशा एमआरआई के पीछे नहीं भागना चाहिए, इसीलिए एक डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि कब आपको कौन से टेस्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऐसे और वीडियोज़ के लिए। लाइफ केयर